दोस्तों, अभी हमने पिछले 2 वीडियो में देखा क्या है कि वेब एप्लीकेशन के ये जो अलग अलग मेथड है ना, इसके बारे में हमने लर्न किया था ASP.NET कोर के भीतर कि इनका क्या रोल है, कैसे हम अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए इनका अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं, ये अलग अलग ओवरलोड क्या करते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था एक वीडियो में। और फिर उसके बाद अगले वीडियो में मैंने बताया था कि वेब एप्लीकेशन बिल्डर जो होता है इसका क्या यूज है, और इसका एक यूज मैंने आपको बताया था कि आप अपने एप्लीकेशन के इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इसको गेट कर सकते हैं। तो अगला हमारा आज का टॉपिक होगा कि वेब एप्लीकेशन बिल्डर की मदद से कॉन्फ़िगरेशन का काम हम कैसे करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेब एप्लीकेशन बिल्डर जो है न केवल आपको कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस करने में मदद करता है, बल्कि आप अपने एप्लीकेशन को अलग अलग तरह से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसके लिए मैं हो सकता है कि कई सारे वीडियो बनाऊंगा। पहले आप ये देखिए कि कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एग्जैक्टली है क्या। कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपको कई सारी चीज़ों को समझना है। जैसे कि पहला चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन डेटा, कॉन्फ़िगरेशन सोर्स, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर। ये जो टर्म मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारा चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सब का क्या मतलब है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। कि कॉन्फ़िगरेशन डेटा क्या होता है, ये अलग अलग चीज़ें क्या है। देखिए, जब भी कोई एप्लीकेशन आपका जैसे ASP.NET कोर है, अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको डेटा चाहिए। हो सकता है कि आप अपना डेटा जो है किसी फाइल में रखे हों। कहाँ रखे हों? फाइल है उसमें रखें। आम तौर पे इसको आजकल जेसन फाइल में रखते हैं, या पहले XML फाइल में रखते थे डेटा को। तो इस तरह चाहे आप TXT में भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो डेटा है, कॉन्फ़िगरेशन का डेटा, किसी फाइल में पड़ा हो सकता है। वो अलग अलग तरह का फाइल हो सकता है, या हो सकता है कि कोई स्पेशल तरीके से, जैसे कि सीक्रेट मैनेजर के नाम से एक है एप्लीकेशन का ASP.NET को, उसमें आप डेटा को रखते हैं, या अजूरे के भीतर रखते हैं, अजूरे वॉल्ट बोलते हैं, उसके भीतर आप अपना सिक्योर करके डेटा को रखते हैं। ये सारे जो डेटा आप रखते हैं कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड, जिस जगह रखते हैं, ये सारे आपको क्या हो जाएंगे? सोर्स होंगे। डेटा तो आपका फाइल के भीतर पड़ा हुआ है, डेटा अलग चीज़ है, और सोर्स क्या है? ये है जो आप ये देख रहे हैं ना, ये सोर्स है आपका। और डेटा की बात कीजिए तो डेटा तो हो सकता है कि की वैल्यू पेयर के रूप में पड़ा हो, की कुछ हो और उसका वैल्यू कुछ हो। इस तरीके से की वैल्यू पेयर के रूप में डेटा पड़ा होता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, जेसन फाइल को लीजिए। तो जेसन फाइल जो होता है ना आपका, इसके भीतर क्या होता है कि एफ सेटिंग्स नाम का एक फ़ाइल होता है, जेसन करके जेसन फाइल होता है। आप अपने एप्लीकेशन में जाइए और यहाँ पर देखिए जेसन एफ सेटिंग्स डॉट जेसन। तो ये जो फाइल है ना, अपने भीतर जो डेटा रखता है जेसन फॉर्मेट में रखता है। ये जो डेटा आपका है ना जेसन फॉर्मेट में, ये डेटा है। XML में होता था XML, इसमें क्या है? ये की है और उसके भीतर वैल्यू है। ये पूरा का पूरा वैल्यू एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। फिर ये की है और इसके भीतर एक पूरा का पूरा वैल्यू ऑब्जेक्ट के रूप में है। और अल्टीमेटली जो ये की है और ये उसका वैल्यू है। डेटा जो है की वैल्यू पेयर में होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वैल्यू जो है स्ट्रिंग ही होगा, वो नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये आपको समझना है कि कॉन्फ़िगरेशन डेटा का क्या मतलब होता है, कॉन्फ़िगरेशन सोर्स का क्या मतलब होता है। अब तीसरा चीज़ आता है कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर। जिस तरह आपने डेटाबेस प्रोवाइडर का नाम सुना होगा, ADO.NET वगैरह अलग अलग जो प्रोवाइडर्स होते हैं, तो ये प्रोवाइडर्स जो होते हैं ना, जैसे मान लेते हैं आपको जेसन के डेटा को रीड करना है, तो जेसन कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? जिस तरह का डेटा होगा उसी तरह का आपको प्रोवाइडर चाहिए। अगर आपको जेसन डेटा को रीड करना है तो जेसन डेटा प्रोवाइडर चाहिए। तो इस तरीके से आपके एप्लीकेशन के भीतर अलग अलग प्रोवाइडर होते हैं। अगर मेमोरी में डेटा पड़ा हुआ है, मेमोरी भी तो एक डेटा को रखने का जगह हो सकता है ना, यहाँ मेमोरी भी लिख लीजिए। तो ये जो अलग अलग जगह डेटा पड़ा हुआ होगा ना, उस डेटा के लिए अलग अलग प्रोवाइडर होते हैं। मतलब एक टेक्नोलॉजी है जो उस सोर्स से आपका डेटा को रीड करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन सोर्स से डेटा को रीड कौन करता है? कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर्स करता है।
चाहे मेमोरी से करे या कोई भी, तो मेमोरी प्रोवाइडर हो सकता है। यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, मेमोरी से रिलेटेड हो सकता है। उस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर का। इसका मेन रोल होता है, इसका मेन रोल क्या होता है, टू रीड डेटा फ्रॉम सोर्स, जो कॉन्फ़िगरेशन सोर्स है, और किसको प्रोवाइड करेगा, एंड प्रोवाइड एप्लीकेशन को प्रोवाइड करेगा, एंड प्रोवाइड टू एप्लीकेशन। तो आपका एप्लीकेशन क्या है, ASP.NET कोर है, तो उस एप्लीकेशन को प्रोवाइड करेगा। कोई दूसरा एप्लीकेशन होगा तो उसको प्रोवाइड करेगा। तो ये 3 टर्म है जिसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन डेटा का मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सोर्स का मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर का मतलब क्या है। और अलग अलग प्रोवाइडर के लिए हो सकता है कि आपको कोई पैकेज का भी यूज करना पड़ जाए, क्योंकि जैसा फाइल से अगर मान लेते हैं आप रीड करना, तो उसके लिए आपको न्यूगेट पैकेज से जरूरत पड़ सकता है या कुछ भी। अब हम ऐसा करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित चीज़ों को समझेंगे। मान लेते हैं आपका इफ सेटिंग्स डॉट जेसन में कुछ डेटा पड़ा हुआ है। अभी तो इतने सारे डेटा दिखा रहा है ना, मैं एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ समझने के लिए, इसको अलग ही कर देता हूँ और इसमें डेटा का नाम देता हूँ माई की, और कॉलन करके उसकी वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ माई की, लिख दिया ना। और एक से ज़्यादा अगर डेटा है ना, तो एक से ज़्यादा की होगा तो अलग अलग यूनिक की होना चाहिए। ये की 2 कर दीजिए, कुछ भी नाम लिख दीजिए, ये की 2 हो गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है, लास्ट वाले पे कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो डेटा है ना, ये जेसन डेटा ये पड़ा हुआ है और आपको इसको रीड करना है। तो जैसा सोर्स होगा उसी तरह का प्रोवाइडर आपको चाहिए। अभी मैंने यहाँ कंसेप्ट क्लियर किया, जैसा सोर्स होगा उस सोर्स को रीड करने के लिए, डेटा तो की वैल्यू पेयर में हर जगह पड़ा है, किसी भी सोर्स को देख लीजिए, लेकिन रीड करने के लिए आपको अलग अलग प्रोवाइडर चाहिए। अब इस जेसन डेटा को रीड करने के लिए आपका जो प्रोग्राम फाइल है ना, मैंने अभी क्या बताया था कि वेब एप्लीकेशन बिल्डर और एप्लीकेशन के तैयार होने के बीच में ही आपको सारा काम करना है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है अपने एप्लीकेशन को कि वो जेसन डेटा को रीड कर सके, तो यहाँ पर ही आपको सारा काम करना है। तो वेब एप्लीकेशन बिल्डर की सहायता से ही आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब सवाल है कि अगर आपको अपने एप्लीकेशन के इफ सेटिंग्स जेसन फाइल को रीड करना है, इसके डेटा को जो मैंने बताया, अगर इसको रीड करना है तो आप इसको रीड कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वेब एप्लीकेशन बिल्डर की मदद लेनी होगी। वेब एप्लीकेशन बिल्डर क्या करता है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन करके, एक चीज़ है जो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या रिटर्न करेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है। और अगर आप इसमें ऐड जेसन फाइल लिखा ना, देखिए आपको हिंट्स भी दे दिया। अब ये आपको समझना है कि क्या करता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अपने एप्लीकेशन में अ कलेक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर फॉर द एप्लीकेशन टू कंपोज, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्या करता है, कई सारे कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर करता है। तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको ऐसे रीड कर सकते हैं। कोई इशू आपको नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये क्या है कि बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन क्या कर रहा है, इसका एक ऑब्जेक्ट अपने आप ही दे दे रहा है। अगर आप इसको तरीके से देखेंगे
ये आपको रिटर्न क्या कर रहा है, गौर से देखिए इसको क्या रिटर्न कर रहा है। अगर वेब एप्लीकेशन बिल्डर की प्रॉपर्टी पे जाके चेक कीजिए तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को रिटर्न कर रहा है ना, उसका एक ऑब्जेक्ट आपको ये दे रहा है। और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के भीतर आप जाके देखिए, तो ये क्या कर रहा है कि इंडेक्सन यूज कर रहा है और इसके थ्रू वो क्या कर रहा है कि रिटर्न कर दे रहा है जो भी इसका है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आपको समझना होगा कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्या क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है। आई कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर, आई कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, आई कॉन्फ़िगरेशन रूट और आई डिस्पोजेबल, बहुत सारे इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब कई सारे फीचर दे रहा है। तो आप इसको गौर कीजिएगा और ये अपने माइंड में रखना होगा कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का हेल्प से हम डायरेक्ट जो है मेन मेथड में रीड कर सकते हैं। ये आप डायरेक्ट इसको रीड कर सकते हैं अपने मेन मेथड में। तो इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार। अब इस कोड को एक बार थोड़ा सा और भी तरीके से समझते हैं। देखिए, वेब एप्लीकेशन बिल्डर जो है ना, मैंने बताया कि आप ये बहुत सारा काम करता है, पीछे भी मैंने बताया है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब दूसरा चीज़ हम देख रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन वेब एप्लीकेशन बिल्डर के भीतर कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बताया ना, उसकी हेल्प से मैंने क्या किया कि अपने जेसन फाइल जहाँ से डेटा रीड करना उसको मैंने बता दिया। कोई ज़रूरी नहीं कि इसका फाइल का नाम यही होता, अगर ये 2 होता तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं ऐप सेटिंग्स। और अगर पाथ कुछ और है तो पूरा पाथ हमें देना पड़ता है यहाँ, ठीक है ना, जहाँ से भी हमें लेना है। और ये ऑप्शनल है कि नहीं वो हमें बताना है। रिलोड ऑन चेंज इसको मैं दोबारा से बताऊँगा एक और भी वीडियो में। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ क्या हमने देखा कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के बारे में हमने देखा कि वेब एप्लीकेशन बिल्डर के साथ जब कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो उसके साथ इंडेक्सर हमें यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आपको इंडेक्सर प्रोवाइड करता है। तो आप इसके भीतर इंडेक्सर का यूज करके आप अपने जेसन फाइल के भीतर के की वैल्यू पेयर को रीड कर सकते हैं। यहाँ रीड कर रहा है। ये अभी हमारे टॉपिक से बाहर है, इसको ये लाइन हमारे लिए काम का नहीं है, बस इतना ही पे फोकस रखना है। एप्लीकेशन यहाँ बन जाएगा, एप्लीकेशन रन हो रहा है। इसको मैं कमेंट भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ माई की, आ गया ना, यहाँ दोनों वैल्यू आ चुका है। दिस इज़ द, ये रीड करके ही तो कंसोल में प्रिंट किया ना। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन को हम रीड करते हैं किसी जेसन फाइल से। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जेसन फाइल को आप किसी मतलब कि जैसे अभी तो हमारा ये सिंपल था। अगर मैं यहाँ दिखाऊं जेसन फाइल तो इसमें कोई नेस्टिंग नहीं है। नेस्टिंग का मेरा मतलब है कि मान लेते हैं कि आपका जो पिछला बार था ना, ये इस तरह का नेस्टिंग हो और उसको रीड करना हो तो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। तब करना क्या होगा उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि आपका ये है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, कॉमा किया और इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको क्लोज कर देता हूँ। ये इसने नहीं ले रहा है ना, इसको
ये हुआ स्ट्रक्चर सही। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर में किसी तरह का फॉल्ट होगा तो वो इशू करेगा ही। अब नहीं है, उसकी आप मैपिंग कर सकते हैं, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, 3 इधर से है तो 3 इधर से भी होना चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं इस तरह का कोई डेटा है, अगर आपको फिर उस हालत में इसकी करनी हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कॉलन टेक्निक है। कॉलन टेक्निक का मतलब है, मान लेते हैं आपको डिफ़ॉल्ट को रीड करना है, तो इसकी नेस्टिंग चेक कीजिए कि कितना भीतर जाकर है। ये जो है ना, लॉगिंग से शुरू होगा। लॉगिंग पहले लेंगे, फिर लो लेवल्स लेंगे और फिर डिफ़ॉल्ट लेंगे। इस तरीके से आप नेस्टिंग जब होगा तो कॉलन का यूज करेंगे और उसको एज ए की यूज करेंगे अपने एप्लीकेशन के भीतर। ठीक है ना? अब जब आप अपने एप्लीकेशन को दोबारा से रन करेंगे तो देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो इस तरीके से आपने लर्न किया कि अगर नेस्टिंग हो तो कैसे हम करते हैं। अब इसके बाद आपको एक ऑप्शन पैटर्न भी होता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होती है कि आपको अपने क्लास फाइल को बाइंड करना होता है इन की वैल्यू पेयर के साथ। ठीक है ना? तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। देखिए, हमने ये सीखा कि वेब एप्लीकेशन का क्या यूज है, वेब एप्लीकेशन बिल्डर का क्या यूज है, वेब एप्लीकेशन बिल्डर को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कैसे यूज करते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन डेटा क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन सोर्स क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर क्या होता है, ये सारा चीज़ हमने देखा। और किसी पार्टिकुलर, जैसे ये सोर्स को अगर हमें रेफ़र करना है तो यहाँ पर जेसन कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर का यूज हो रहा है। और भी और चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर हमने समझा कि उसके द्वारा कैसे हम किसी ऐप सेटिंग्स फाइल को रीड करते हैं। ठीक है ना? और प्रोवाइडर के कलेक्शन को भी अगर रीड करना हो ना, तो उसके लिए आई कॉन्फ़िगरेशन रूट का यूज करना होता है, जो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही।